2007 की बात है। सेबी जो हमारी रेगुलेटर है वो एक नोटिस जारी करती है। नोटिस में कुछ लोगों का नाम रहता है और एलिगेशन ये लगा रहता है कि इन्फोसिस जैसे शेयर पे करीब करीब 6.5% के स्टेक की अदला बदली करी गई और इंट्राडे के बेसिस पे मैनिपुलेशन किया गया। एलिगेशन ये लगी गई है कि बहुत सारा पैसा एक पर्टिकुलर कार्टेल ने, करोड़ों का पैसा इन्फोसिस की रिगिंग करके कमाया, जिसके कारण मार्केट डिस्टर्ब हुआ। ये 2007 की जो रिपोर्ट थी, इसमें कुछ नाम सामने आए। पहला नाम राधाकिशन दम्मानी जी, आर.के. दम्मानी एंड ग्रुप। दूसरा अजय कायान ग्रुप। तीसरा BLB ग्रुप। और उसके बाद ग्लोबल स्टॉक ब्रोकिंग जो कि शंकर शर्मा जी की है। ये कुछ नाम आए। करीब करीब 92 पेजेस का एक रिपोर्ट बना जिसमें बोला गया कि ये एक बेयर कार्टेल है, ठीक है। और ये मैं बात कर रहा हूँ 2006-2007 की, कि एक बेयर कार्टेल है जिसने 2000-2001 में कंबाइंड एफर्ट्स के साथ शेयर इन्वेस्टर्स का घाटा करवाया अपने स्वार्थ के लिए, अपने प्रॉफिट्स के लिए, और बहुत ही बेरहमी से अ ग्रुप ऑफ स्टॉक्स को मैनिपुलेट किया। एज अ रिजल्ट कुछ नहीं हुआ। कुछ समय बाद धीरे धीरे थोड़ा माहौल गर्म हुआ, बट ये चीज़ें सेटल डाउन कर दी गई। फिर खबर आई आज से 4-5 साल पहले, थोड़ी हॉट होने लग गई। तो खबर पहले से रही थी एक और इन्वेस्टर के बारे में। शेयर का नाम था एप्टेक और कहा गया कि इसके अंदर इन्होंने अपना स्टेक लेके बहुत सारी इनसाइडर ट्रेडिंग करके करोड़ों रुपए कमाए। कोई प्रूफ डायरेक्टली नहीं मिल रहा था। रेगुलेटर ना जाने क्यों इतने स्लोली इस चीज़ पे वर्क कर रहा था। और ये शख्स जिन पे ये एलिगेशन लगा था वो कोई और नहीं, वो थे राकेश झुनझुनवाला सर। रकम जो इनको एज अ पेनल्टी फाइनली 2021 में देनी पड़ी वो थी 37 करोड़। बट गौर फरमाइएगा, इस केस को सेटल किया गया। जिन लोगों को नहीं समझ में आता मैं बता दूं कि बेसिकली एक तरीका होता है जहां पर कि इंटरनली आपको पता है मैं गिल्टी हूं, बट मैं इस चीज़ को रफा दफा करना चाहता हूँ। कहीं पर भी ये क्लीन चिट रिकॉर्ड नहीं आया कि हमने कुछ नहीं किया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ रियलिस्टिक अप्रोच के द्वारा बताना चाहूँगा कि हमारा दलाल स्ट्रीट में जो नरेशन, जो स्टोरीज, जो बहुत सारी स्टोरीज होती है ना, 5,000 से 50,000 करोड़ आप बना सकते हो, किसी ने विप्रो में अगर इन्वेस्ट किया होता तो ये होता, या फिर ये जो तरह तरह की कहानियां हैं, इनके पीछे क्या सच है, उनको लॉजिकल पॉइंट्स के साथ मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। और मैं आप सभी की चहेते जो इन्वेस्टर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उन्हीं का नाम यहाँ पर लेके इस चीज़ को डिस्कस करूंगा। स्वाभाविक सी बात है, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होंगे जो ओपन माइंडेड नहीं होंगे, जिनको एक जो होता है ना भक्ति जोन में रहते कि आप कोई भी चीज़ उनके इन्वेस्टर या ट्रेडर को कैसे बोल सकते हो। तो मैं उन लोगों के लिए पहले से कह दूं, आई कैन नॉट टेक बैक वॉट दीज इन्वेस्टर्स हैव अचीव। मैं बिल्कुल नहीं ले सकता। उन्होंने जो भी अचीव किया अपने जीवन में वो ट्रिमेंडस है, क्योंकि उस समय पे भी और 10,000 ऐसे लोग थे, वो तो नहीं कर पाए ना। मैं तो उनके 1% भी क्लोज नहीं हूँ, तो मैं वो चीज़ उनसे नहीं ले रहा हूँ। बट मैं आप सभी के जो माइंडसेट में एक जो केमिकल लोचा कर दिया गया है मीडिया द्वारा, उस चीज़ को मैं थोड़ा क्लीन अप करने की कोशिश करता हूँ, सच को आपके सामने रखने से। तो चलिए शुरू करते हैं। केसेस की जब मैं बात कर रहा हूँ तो सिमिलरली एक और केस पे रेगुलेटर ने काम चालू भी किया बट बीच में रोक दिया, और वो था MCX पे। माना जाता है कि एक म्यूचुअल फंड हाउस डील करने वाली थी, वो बाय करने वाली थी यहाँ पे शेयर्स, लेकिन ठीक उसके कुछ हफ्ते पहले अचानक से अपने स्टेक्स को बढ़ा के 50% से ज़्यादा का वॉल्यूम बढ़ गया MCX में। और याद रखिए, ये उस समय की बात है जब इसके शेयर पे ना ज़्यादा किसी की नज़र भी नहीं थी, प्लस म्यूचुअल फंड ने अपना अनाउंसमेंट ऑफिशियल नहीं किया था। और आपको पता है ये स्टेक किसने बढ़ाया, वॉल्यूम किसने बढ़ाया, डे ट्रेड्स किसने किए? नन अदर देन राकेश झुनझुनवाला। अब आप में से कुछ लोग कहोगे कि भाई ये तो लक हो सकता है, एनालिसिस कर लिए, टेक्निकल एनालिसिस करी होगी राकेश जी ने, उनके ग्रुप ने बताया। तो एक सेकंड मैं बस एक एंगल बताता हूँ, बाकी तो आप लोग अपने आप डिसाइड कर सकते हैं क्या हुआ होगा। सो अमित गोयला जी, बेसिकली अमित गोयला जी उस समय पे हेड कर रहे थे MCX को। एंड मज़ेदार बात यह है कि भाई प्रीवियसली उन्होंने काम किया था विद नन अदर देन राकेश झुनझुनवाला सर। वो राकेश जी के बहुत बड़े भक्त थे, और मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि शायद इसी कनेक्शन के चक्कर में राकेश जी ने ये चीज़ पाई की। तो दोस्तों, पहली चीज़ जो हम लोगों को कही गई है, बताई गई है कि यार
ये सारे इन्वेस्टर्स एकदम क्लीन है। देखो, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी और ये जो भारी भरकम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, मैं आप लोगों से पूछता हूँ कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्या दीज आर द साइंस ऑफ इंटीग्रिटी, क्या दीज आर द साइंस ऑफ दिस थिंग। ऐसे मैं कुछ ना पैरामीटर्स के बारे में आज एक एक करके आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। और बाय द वे, अगर आप चाहते हो मैं इस तरह के और डार्क सीक्रेट्स, डार्क वीडियोस, हेज फंड्स, इस तरह की चीज़ें ले आऊँ, तो कमेंट्स में डार्क ज़रूर लिखिएगा। इससे मुझे पता चलता है कि कितने लोग इस तरह के टॉपिक पे इंटरेस्टेड है। तो अब मैं सीधे बात करता हूँ, पहला जो हवा मचाया गया है विथ रिस्पेक्ट टू फैमिली बैकग्राउंड। ठीक है, एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जो हमको बताया जाता है ना कि यार शेयर होल्डर या स्टॉक मार्केट में हर कोई बंदा, मैं ये 1, 2, 10, 20, 30 करोड़ तक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 300 करोड़, 3000 करोड़, मिलियनर बिलियनर स्टेटस इन टर्म्स ऑफ डॉलर उसके बेसिस पे। तो उस पर काफ़ी लोग नरेशन देते कि यार इन सारे लोगों को देखो, इनके फैमिली में कोई बैकग्राउंड था कि फाइनेंस से दूर दूर तक नहीं थे, ये तो ड्रॉप आउट थे। थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। राकेश झुनझुनवाला सर की बात करें तो उनकी फैमिली में उनके ब्रदर हो गए, काफ़ी लोग सीए थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट, 80s की बात कर रहा हूँ, फाइनेंस में इंटरेस्टेड, फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आईटी डिपार्टमेंट, जिनका बहुत सारे स्टॉक मार्केट वालों के साथ उठना बैठना था। लेट्स लीव इट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ रिच पुअर, इसकी तो बात करेंगे, न्यूज़ पॉइंट को भी कवर करेंगे। राधा किशन जी के 2 पुश्तियाँ ऑलरेडी पहले से स्टॉक ब्रोकिंग में थी। रमेश दम्मानी सर के पिताजी 3 पुश्तियों से इनफॉर्मल ट्रेडिंग से, स्पेक्यूलेशन, उस समय तो स्पेक्यूलेशन होता था, इन्वेस्टिंग जैसा कुछ नहीं था, वो उस समय से थे। रामदेव अग्रवाल सर सीए की फैमिली से थे, जिनका ऑलरेडी उनकी फैमिली का बिजनेस था स्टॉक मार्केट में लोगों को एडवाइस करना। विजय केडिया सर, अगेन अगर आप उनकी स्टोरी को ध्यान से सुनोगे, समझोगे, तो उन्होंने ये काफ़ी बार मेंशन किया कि यार मेरे घर का एक ब्रोकिंग बिजनेस था। तो दोस्तों, मेरा आप लोगों के लिए सोचने के लिए पहला सवाल है, जो लोग कहते हैं कि यार इनका तो बिल्कुल भी बैकग्राउंड नहीं था, उनको थोड़ा कंटेक्स्ट बता दो। ये बात कर रहा हूँ अर्ली 80s 90s, भारत की पॉपुलेशन थी 70 करोड़ और उसमें से केवल 0.3% इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहा हूँ मार्केट में निवेश करते थे। उस समय पे अगर आपके माता पिता का फुल टाइम प्रोफेशन या इवन पार्ट टाइम इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, तो क्या ये आप लोगों के लिए एक एडवांटेज नहीं हो? तो ठंडे दिमाग से सोचो इस चीज़ को। आज के समय पे, आज हम 2022 में इस वीडियो को जब रिकॉर्ड करें, उस समय पे आप में से कितने लोगों के माता पिता डायरेक्ट बोलते हैं जा भाई तू शेयर मार्केट पे निवेश कर, अनटिल अनलेस उन्होंने शेयर मार्केट में अच्छा पैसा बनाया है या फिर उनका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। इनफैक्ट आज के समय पर भी आप मैक्सिमम जो वेल एस्टैब्लिश्ड इन्वेस्टर देखते हैं, उनका कहीं ना कहीं कोई बैकग्राउंड फैमिली का रहा है। तो ये कहना कि यार उन लोगों को देखो बिकॉज उनके फैमिली में कोई नहीं था, ये शायद सही नहीं है। बिकॉज मेरा मानना है अगर आपकी फैमिली से कोई फाइनेंस या स्टॉक मार्केट से थोड़ा सा भी ताल्लुक रखता है, आप उस इंडस्ट्री से जल्दी एक्सपोज हो जाते हो, उसको समझने की कोशिश करते हो, जल्दी अटैच्ड हो जाते हो। एंड आई एम प्रिटी श्योर आप में से कुछ लोग इसमें आर्ग्यू करेंगे, तो ऐसे तो काफ़ी सारे लोग थे भाई, ऐसे तो ना क्रिकेट खेलने के लिए भी लाखों लोग थे, लेकिन बना सिर्फ एक ही सचिन तेंदुलकर। हम बात नहीं करते उन 9,99,999 लोगों को जो कि हर साल अपना क्रिकेट में लक आजमाते हैं बट नहीं बन पाते। तो प्लीज स्टॉप डूइंग दैट कंपैरिजन। बट परसेंटेज वाइज देखा जाए तो डोंट यू थिंक कि एक प्रिविलेज होता है? ये आप ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट चीज, चलो फैमिली बैकग्राउंड छोड़ो, हम फैमिली स्टेटस की बारे में बात करते हैं कि यार फैमिली स्टेटस का क्या सीन था। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि रमेश दम्मानी सर की बात करें तो वो 80s में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में MBA पढ़ने गए थे विदाउट लोन, विदाउट बोरोइंग। उनके घर वालों ने बेचा। बड़े गरीब घर हो गया यार। इनके पिताजी 3 दशक से शेयर मार्केट में थे, कोई एक्सपोजर नहीं था यार। और इनके पिताजी ने अर्ली 80s में, ध्यान से सुनिए, 1980s में इनको $10,000 दिए, सिर्फ ये बोल के इसको तू लगाएगा तो शेयर मार्केट में लगाएगा, उड़ा दिया तो उड़ा दिया। 6 मंथ्स में उन्होंने उड़ा दिया और उनके पिताजी ने कुछ नहीं कहा। मुझे आज भी याद है, मेरे घर वालों ने मुझे दिए थे 600 रुपये। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ 1980s में बाहर विदेश में विदाउट लोन अगर कोई पढ़ रहा है, $10,000 अगर आपको इन्वेस्ट करने मिल रहा है, वो भी उड़ा दो, और उड़ा भी दिया, उसके बाद भी आपके पिताजी अगर कुछ नहीं कहते कि कोई बात नहीं, दिस इज द कॉस्ट यू पेड फॉर लर्निंग, क्या आप गरीब घर से हुए? अपने आप से पूछिए। चलिए एक और चीज़ देता हूँ।
राधा किशन दम्मानी सर जिस फैमिली से थे वो उस समय के दलाल स्टेट के वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्रोकिंग फर्म्स में थे। तो ये जो लोग पूछते हैं ना कि देखो राधा किशन दम्मानी सर को कोई नहीं जानता था, वो कुछ भी नहीं करते थे, ही वॉज इन टू हार्डकोर ब्रोकिंग, ये उस समय की बात है जब आम पब्लिक उनको जानती तक नहीं थी। दुर्भाग्यवश उनके पिताजी की मृत्यु हुई, लेकिन आप लोगों को बता दूं उनने जब ज्वाइन भी किया ना तो लैक्स वर मेड इन ब्रोकरेज अलोन। तो राधा किशन जी ने भी अपने बेस कैपिटल के लिए काफ़ी सारी चीज़ें इधर उधर करी अलॉन्ग विद स्पेक्यूलेशन। चलिए अब आप बोलोगे अरे ये सब तो ठीक है, लेकिन विजय केडिया सर तो बहुत गरीब घर से थे। और मैं आप लोगों को वापस रिपीटेड बता दूं, मैं इन सब की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं तो इनके 1% भी क्लोज नहीं हूँ। तो स्टॉप स्प्रेडिंग हेट कमेंट्स और जलता है मजनू ये वो, ये मत करना, क्योंकि मैं हर बार इस चीज़ को रिपीट करता हूँ, रियलिस्टिक व्यू बता रहा हूँ ताकि आपका माइंडसेट सही हो। और हाँ दोस्तों, अगर इस वीडियो में 15,000 से ज़्यादा लाइक्स आए तो मैं इसी तरह के और वीडियोस लाऊंगा, तो लाइक्स में कंजूसी मत कीजिएगा। वी आर टारगेटिंग 15,000 लाइक्स। चलिए विजय केडिया सर की बात करते हैं। विजय केडिया सर ने अपने शब्दों में खुद कहा है कि उनके ग्रैंडफादर ये सब स्टॉक मार्केट बिजनेस में थे। लेजर उनके जब ग्रैंडफादर देखते थे और विजय केडिया सर जब अब स्पेक्यूलेटर बन के उतरे थे मार्केट में, तब वो 10,000, 50,000 और 1,00,000 शेयर्स ट्रेडिंग में उठाते थे। अब एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। 1,00,000 शेयर्स अगर वो उठाते भी हैं, ऑन एन एवरेज अगर शेयर का दाम 20, 30, 40, 50 रुपए भी होता है तो 50 लाख रुपए विद लेवरेज, क्या एक आम इंसान ये चीज कर सकता है? दूसरा चीज, क्या एक आम इंसान 10 साल तक लगातार ट्रेडिंग में लॉस करने के बाद भी टिका रह सकता है मार्केट में विदाउट एनी बैकअप कैपिटल? तीसरी चीज, अगर आप गौर से नोटिस करोगे तो विजय सर कहते हैं कि 21 साल की उम्र में उनको लाइसेंस मिल गया फॉर BSc। और मैं बता दूं उस समय पे इफ आई एम नॉट रॉन्ग 11 से 12 लाख रुपए में ये चीज़ मिलती थी। इट वॉज एक्सपेंसिव, उसके बाद तो कुछ करोड़ों में भी जाते थे इन 2000। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या 10-11 लाख रुपए करना, उस समय पे 80,000 रुपये का लॉस करना, अर्ली 80s की बात कर रहा हूँ इन ट्रेडिंग, लॉजिकली सोचा जाए तो क्या वो सच में बहुत गरीब थे? कितने लोगों को आज मौका मिलता है कि आप 15 साल तक बिना कुछ किए सिर्फ शेयर मार्केट में अपना जुनून दिखाते हुए विदाउट एनी सोर्स ऑफ इनकम आप ये कर सको? फॉर दैट वेरी रीजन विजय सर ने अलग से कुछ बिजनेस भी किए थे। टिम्बर का किया था और भी 2-3 चाय का किया था। बट मेरा पॉइंट है 21 साल की उम्र में लाइसेंस, ट्रेडिंग, इतना सारा उड़ाने के लिए पैसा, क्या फैमिली बैकग्राउंड वीक थी? मैंने आपको ऑलरेडी 3 एग्जाम्पल दिए। वेट, रामदेव अग्रवाल सर कहते हैं कि वो पूरी तरीके से एक CA फैमिली से आए थे जो कि पूरी तरीके से इन्वेस्टिंग में थे। CAs इन्वेस्टिंग दलाल स्ट्रीट, सही में क्या गरीब थे? क्योंकि इसमें तो मैं कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं राकेश जी की बात कर लूँ। राकेश झुंझुनवाला जी के लिए कहा जाता है 0 to 5,000 करोड़, 0 to 10,000, 20,000 करोड़। 1985 की बात है, ट्रेडिंग इनने चालू करी थी दलाल स्ट्रीट पे। इनके फादर IT डिपार्टमेंट में थे और उनके जो ब्रदर थे वो CA थे। CA की पढ़ाई करी। अब उन्हें उनके ब्रदर के थ्रू कुछ क्लाइंट मिले, जिसमें से पहले क्लाइंट से 2.5 लाख रुपीज़ रेज के 18% के इंटरेस्ट रेट पे। अब मुझे एक बात बताओ, कौन सा व्यक्ति आज के समय पे भी, वो समय तो और ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, आज के समय पर भी किसी गरीब को विदाउट इवन अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड इतना बड़ा रकम विदाउट कोलैटरल देगा? आप अपने आप से पूछियो। आज आप किसी के पास जाके ये भी बोलते हो कि भाई मैंने ट्रेडिंग में इतना प्रॉफिट बनाया है, सिर्फ सुनी बताए पे कोई नहीं देता। लेकिन उस समय पे 2.5 लाख रुपए, अर्ली 85, 84 की बात कर रहा हूँ, मिलता है। उसके बाद 7.5 लाख रुपए उनके भाई का एक क्लाइंट ब्याज पे विदाउट कोलैटरल देता है। लेकिन इसमें सोचने वाली बात ये एक है, उस समय पे भाई का एक क्लाइंट जो एक CA है, जो 7.5 लाख रुपए ऐसे ही राकेश जी को दे देता है एक ब्याज दर पे विदाउट कोलैटरल ऑन कॉन्फिडेंस। इसका मतलब आपको ये नहीं लगता कि उनके जो ब्रदर थे, CA थे, उनके क्लाइंट्स कितने बड़े होंगे? स्वाभाविक सी बात है, केवल एक क्लाइंट तो होगा नहीं। और अगर उनका क्लाइंट 1980s में, याद रखिए 80s की बात कर रहा हूँ, 2021 की बात नहीं कर रहा हूँ, 7.5 लाख रुपए किसी को ऐसे ही पैसे दे सकता है, वो भी उस समय पे बदनाम हुए स्टॉक मार्केट पे, तो आई डोंट थिंक सो कि उनके फादर या उनके ब्रदर के पास पैसे की बहुत कमी थी। आपका क्या कहना है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आई एम नॉट ट्राइंग टू क्रिएट अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू द मैथ्स। वहाँ पे कोई भी इस एंगल से नहीं सोच रहा कि 7.5 लाख रुपए अगर किसी का क्लाइंट बिना कोलैटरल के दे रहा है तो कुछ तो बात होगी, कुछ तो गड़बड़ है दया, करेक्ट? प्लस कनेक्ट्स हो सकता है, कनेक्ट्स भी हो। सो एक तरीके से देखा जाए तो उस समय पे जिस तरह का पैसा राकेश जी को मिला था,
मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि उनके ब्रदर के पास आज के समय के हिसाब से करोड़पति क्लाइंट्स थे उनके पास। चलिए ये सब छोड़िए, एक फैमिली सपोर्ट की बात कर लेते भाई, बिकॉज आज हम बात कर रहे हैं कि दलाल स्ट्रीट की जो न्यूज़ स्टोरीज खबरें जो आपको दिखाई जाती क्या वो 100% सही है। और अगर आप ध्यान से इन सबके इंटरव्यूज सुने अब से विदाउट बीइंग ब्लाइंड साइडेड तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बात करते हैं फैमिली सपोर्ट की। राकेश झुनझुनवाला सर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके पिताजी ने कहा था कि यार भाई तू फियरलेस रहे, ये तो है, और तू टेंशन मत ले, बिकॉज अगर ज़्यादा से ज़्यादा कुछ बिगड़ भी जाता है डरना मत, तू फियरलेस ले, तू डरना मत। अगर कुछ बिगड़ भी जाता है तो अपने पास अपना खुद का एक घर है और अपन कमा तो लेंगे 15-18 हज़ार रुपये। खुद का घर अर्ली 1980s में जब मैक्सिमम लोग रेंट पे रहना चाहते थे, पापा आईटी में, भाई सीए, अच्छा खासा ये, प्लस इस तरह का कॉन्फिडेंस देना कि बेटा जा तू कर ले, डिस्पाइट बीइंग नॉट फ्रॉम हार्डकोर स्टॉक मार्केट बैकग्राउंड। आज के समय में भी लोग कतराते हैं भाई, तो वहाँ पर आप सोचिए किस प्रकार का फैमिली सपोर्ट था। और मैं आप लोगों को बता दूं कि शेयर मार्केट में सक्सेसफुल होने का वन ऑफ द मेजर रीजंस होता है आपका स्पाउस, आपके चिल्ड्रन और आपकी फैमिली का एक मेजर सपोर्ट। एक एटीट्यूड में ना अलग चेंज आ जाता है कि यार अपन रिलैक्स हैं, हम ट्रेड कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपने आप से पूछे कितने लोगों के घर वाले सीधे बोलते हैं, जो बोलते हैं वो लकी हैं, लेकिन वो वही लोग होते हैं जिनकी फैमिली में यही सब ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग में सब लगे हैं। रमेश जी का तो मैंने बता ही दिया, पिताजी $10,000 देते, 6 महीने में वो उड़ा देते। उसके बाद भी पापा बोलते हैं अरे कोई टेंशन मत ले, तेरे को आना इधर ही ब्रोकिंग बिजनेस में, क्यूरोसिटी जगा दी, वो वहाँ पर आते हैं। किस लेवल का फैमिली सपोर्ट होगा आप देख सकते हैं। राधा किशन दम्मानी जी का आप बोलोगे नहीं, लेकिन उनके फादर तो जल्दी एक्सपायर हो गए थे, जब वो ग्रेजुएशन में थे उनको छोड़ना पड़ा। उनके फादर ने उनको रिंग पे लेके जाते थे, और उस समय के सबसे बड़े स्पेक्यूलेटर और बेयर जिनको आपने स्कैम 1992 में देखा था, मन्नू मानिक के अंदर उनकी ट्रेनिंग हुई है। तो मुझे आप बताइए, डोंट यू थिंक फैमिली सपोर्ट भी एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है जो इन सभी को मिला? लेकिन अब दिमाग में आपके एक सवाल उठ रहा होगा कि यार अभिषेक भाई जो भी हो, जीरो से ये हीरो बन गए, जीरो से ये हीरो बन गए। अब आपको मैं बताता हूँ मैथ्स में कितना उथल पुथल है। विश्वास नहीं हो तो जाके गूगल में चेक करो। एक एक करके शुरू करते हैं। रामदेव अग्रवाल सर कहते हैं 0 से 20,000 करोड़, वो तो नहीं कहते, मीडिया वाले कहते हैं 0 से 20,000 10,000 करोड़ बना लिए। उनका मानना है 1987 में उनके हाथ में एक पैसा नहीं था, मतलब गरीब भैया, बहुत गरीब, एक पैसा नहीं था। लेकिन 25-27 की एज के बीच में 1989 में उन्होंने 12 से 15 लाख कमा लिए स्टॉक मार्केट से। अपने आप से पूछिए, स्टॉक मार्केट अगर 15x 20x भी हो गया है, 0 रुपीज़ से आप कैसे बनाते हो? और चलो मान लो अगर आपने 15x भी बना लिया उस समय पे 1989 पे, चलो मार्केट कुछ तो भी होता था, ऊपर नीचे जाता था, तो 15x करने के लिए भी 1987-88 में आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए, खाना पीना ये सब छोड़ दो, इन्वेस्ट करने के लिए मिनिमम 1 से 2 लाख होने चाहिए था। आर दीज अ साइन ऑफ गरीबी, स्पेसिफिकली अगर 25 से 26 साल का हो? पहला सवाल। दूसरा सवाल, 1990s की अगर मैं बात करूं तो वो कहते हैं कि 1990 से 1992 में हर्षद मेहता का बुल रन आया, जिसमें उनका ये जो 10-15 लाख रुपए थे उससे उनने पहले तो मेंबरशिप ले ली, जिसके कारण उनके पास 0 रुपीज़ बचे। तब 10-15 लाख का मेंबरशिप था, 0 बचा, ठीक है। लेकिन 1990 से 1992 के बीच में उनने 30 करोड़ कमा लिया। उसके बाद ठीक है 10 करोड़ आ गए, ऑल दोस थिंग्स वो छोड़ो भाई, कितने का एक्स का मल्टीपल बना लिया। ऐसे कौन से शेयर भग गए जो सीधे 3000 टाइम्स हो गए, 4000 टाइम्स हो गए। एसीसी जो हर्षद मेहता ऑपरेट कर रहा था वो खुद 3000 टाइम्स नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने 2 साल में 30 करोड़ रुपए कमा लिए। कुछ तो गड़बड़ लग रही है ना मैथ्स में। आई मीन 0 से 30 करोड़ 4-5 साल में शेयर मार्केट में। क्वेश्चन, प्रॉब्लम यह है कि हम लोग पूछते नहीं, हम ब्लाइंड साइडेड होके सोचते हैं कि नहीं जो बोला गया बिल्कुल सही है, जो बोला गया सही है। दोस्तों लाइक्स में कंजूसी मत करना, 15,000 इज आवर टारगेट है। तो आपको ये समझना है कि लॉजिकली 2 सवाल आपके दिमाग में होने चाहिए। 25 साल की उम्र में इतना पैसा आएगा कहाँ से, जब आपने पहले ना जॉब करी ना बिजनेस करी? इतने से युवक को इतना बड़ा कैपिटल कौन देगा? और दूसरी चीज़ है, ऐसा कौन सा बवंडर आ गया कि आपने सीधे 30 करोड़ रुपए कमा दिए? बट अनफॉर्चुनेटली नो वन आस्क्ड दिस क्वेश्चन। जब बेस कैपिटल आप बोलते हो 12-15 लाख, उसको भी आपने मेंबरशिप ले ली, फिर से 0 आ गया। हाउ डिड यू क्रिएट? कहीं ना कहीं अगर आप नोटिस करोगे, आपने मूवी बाजार देखी है, तो बाजार की जो रिकमेंडेशन, जो गाइडिंग टीम थी ना,
वो मोतीलाल ओसवाल एंड रामदेव अग्रवाल थे। मतलब सैफ अली खान को थोड़ा गाइड करना, किस तरह करना, ये था। उसमें अगर आपको एक सीन याद होगा, उस सीन में होता है गाड़ी में उतरते हैं वो, जहाँ पर रिजवान को काम करना रहता है, वो जब बोलता है कि सर मैंने आपकी पूरी स्टोरी पढ़ी हुई है, आपने ऐसे ऐसे करके कमाया, तो बोला PR के लिए था। कभी कभी लगता है कि क्या पता, शायद रामदेव जी इनडायरेक्टली दलाल स्ट्रीट की एक सीक्रेट वहाँ पर रिवील करना चाहते होंगे। आपको क्या लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये चीज़ हो गई। दूसरा एग्जाम्पल देखते, राकेश झुनझुनवाला जी के लिए कहा जाता है कि राकेश झुनझुनवाला जी ने पहले साल में ही 2.5 लाख रुपए को 25 लाख रुपए कमा दिए थे, वो भी लोन अमाउंट। मेरा सवाल आप लोगों से उठता है कि क्या फर्स्ट ईयर में एक व्यक्ति इतना एक्सपर्ट हो जाएगा कि वो सीधे 10x वाला इन्वेस्टमेंट कर ले, वो भी इतने कॉन्फिडेंस से लोन अमाउंट पे लगा दे? डोंट यू थिंक कि कुछ कनेक्ट्स, कुछ गड़बड़ होगी यहाँ पे दया? लेकिन अब आप कहोगे कि यार उनने टाइटन लिया, ये लिया, तो चलिए आपके सवाल पे भी आ जाते हैं कि भाई इनके इन्वेस्टमेंट मेजर्स का क्या है, इन्वेस्टमेंट से इनने पैसा बनाया, इन्वेस्टमेंट से पैसा बनाया। आप लोगों को वो भी क्लियर कर देते हैं। आप अगर नोटिस करोगे, ये सारे इन्वेस्टर, जितने भी टॉप हमारे दिन इन्वेस्टर हैं, ये सारे वही हैं जिन्होंने 1990s और 2000s में निवेश किया। उसके बाद आपको इनके कुछ सॉलिड इन्वेस्टमेंट नहीं दिखेंगे। एग्जांपल देता हूँ, राकेश झुनझुनवाला जी के भी अर्ली 2000 तक के ही मेन इन्वेस्टमेंट है अपोलो हॉस्पिटल, बाटा, टाइटन, क्रिसिल, प्राज, यही सारे स्टॉक्स है जो 100x हुए। मैं 5-6x की बात ही नहीं करूँ, क्योंकि हम तो मल्टीबैगर की बात करते हैं। किसी व्यक्ति के अगर टॉप इन्वेस्टर की हम बात करते हैं तो हम 100-200x की बात करते हैं। तो राकेश जी के तो सारे 100-200x लास्ट 20 साल के पहले थे, 20 साल से 20-22 साल से नहीं हुए। विजय केडिया सर की भी बात करो, ACC पे उन्होंने 10x बना लिया था उसी साल पे, ये कह के कि यार जो सीमेंट कंपनीज है ना उसमें मार्केट खुलने वाला था। लेकिन सीमेंट कंपनीज में मार्केट खुलने वाला था तो सिर्फ ACC क्यों लिया गया? उस समय तो बाकी कंपनीज भी थी। तो हर्षद मेहता भाई साहब के बुल रन में कहीं ना कहीं ACC में उनने पैसा बनाया। पंजाब ट्रैक्टर के लिए उन्होंने कहा कि मैंने एक मैगजीन में पढ़ा, वहाँ से पैसा बनाया। बट अगेन अगर आप देखते हो उनके 100-200x इन्वेस्टमेंट तो सारे पुराने। आज के टाइम पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो नहीं कमा रहे हैं, 5x 6x 7x तो हो रहे हैं कुछ कुछ स्टॉक्स। बट मेजर की बात करूँ, राधा किशन दम्मानी सर, वही VST इंडस्ट्रीज की बात होती है, वही ITC, वही HDFC बैंक, बाकी कहाँ गया? रामदेव अग्रवाल सर की बात करें तो वही हमारा महाराष्ट्र स्कूटर, और रमेश जी की बात हो तो वही इन्फोसिस और मैकडॉवेल। मेरा सवाल आप लोगों से ये, लास्ट 20 साल में इन लोगों ने क्यों बजाज फाइनेंस का बड़ा स्टेक क्यों नहीं लिया? दे ऑलवेज से वी रिग्रेट मिसिंग दिस थिंग। इन लोगों ने पेज इंडस्ट्री क्यों नहीं लिया? पॉइंट आपको मेरा समझ में आ रहा है? लास्ट 20 साल से कुछ चार्म नहीं दिख रहा। अर्ली 80s एंड 90s में ऐसा क्या होता था दैट इनका इतना बड़ा पैसा इतने कम दाम में बन गए? आज भी मार्केट कैप कंपनी जो 10 करोड़ 20 करोड़ वाली हैं वो मिलती हैं, लास्ट 20 साल से मिल रही है, वो तो इतनी बड़ी नहीं बन रही है, लेकिन उस समय बन गई। तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि इनके इन्वेस्टमेंट मेजर जो गेन्स भी हैं वो आज के नहीं, वो लास्ट 20 साल। अब आप में से कुछ कहोगे राकेश झुनझुनवाला ने टाटा मोटर्स लिया, देखो भाई 2-3x तो आप में से भी काफ़ी सारे लोगों ने बना लिया। वी आर टॉकिंग अबाउट 200-300x। और जब आप इन सारी चीज़ों की बात करते हो तो अब मैं इन लोगों के लेटेस्ट जो इन्वेस्टमेंट्स, अगर मैं उनकी बात करने लग जाऊं तो लास्ट 20 साल में इन लोगों का इन्वेस्टमेंट रहा है येस बैंक में, मनपसंद बेवरेजेस में, जयप्रकाश एसोसिएट में, स्टार हेल्थ के IPO में, कर्नाटका बैंक में। आई एम नॉट सेइंग एवरीवन इज रॉन्ग एवरी टाइम, बट द थिंग इज की प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग काफ़ी कम हो गई है। आई नो कुछ लोगों को बुरा लग रहा होगा, नेगेटिव बोल रहा है। नेगेटिव भाई, नेगेटिव कहाँ से? आप बताओ। सच बोलना नेगेटिव है? एक एनालिसिस करके आपको बताना जहाँ पर हर कोई वो किताब की 3 पन्ने पढ़ के हाउ ही मेड 1000 to 5000 करोड़ और ये सब पढ़ा रहा है, एक बंदा आपको आके रिसर्च के बेसिस पे, वैलिड पॉइंट्स के बेसिस पे आपको बता रहा है, वो गलत हो गया। और इसी चक्कर में मुझे पता है काफ़ी आप में से काफ़ी सारे लोग लाइक भी नहीं करोगे यही सोच के कि यार नेगेटिव बोल रहा है, बट जो सेंसिबल इंसान है उसको समझ में आ जाएगा कि एक लॉजिक है। बिकॉज मैं अब आपको बताता हूँ कि इनका मेजर पैसा कहाँ से बना। वो बना है थ्रू बदला सिस्टम एंड ट्रेडिंग। राकेश झुनझुनवाला सर 1989-90 में 50 करोड़ बजट के समय कमाते हैं, 36 करोड़ 36 करोड़ हर्षद मेहता के टाइम पे 91-92 में शॉर्ट सेलिंग से कमाते हैं और 200 करोड़ के आसपास केतन पारेख से कमाते हैं। रामदेव अग्रवाल सर का तो मैथ से मुझे समझ में नहीं आ रहा, 0 से 30 करोड़ कैसे हो रहा है? 10-15 लाख हर 2 साल में, साल भर में, स्टार्टिंग में 25 साल की उम्र में कैसे आ जा रहे हैं विद इन्वेस्टिंग? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आपको उस समय के उनके पिक्स भी नहीं मिलेंगे। गूगल सर्च कर लो, इंटरव्यूज देख लो, ही हैज़ नेवर रिवील्ड कौन से ऐसे स्टॉक थे। वो हमेशा से कहेंगे कहीं तो भी पता नहीं कुछ तो भी क्या था 30 करोड़ बन गया। अरे
आपने 30 करोड़ बना लिया, आपको नहीं पता आपने क्या किया। यहाँ पर हमारे आज के समय पे कोई 10,000 भी बनाता तो उसके 4 बार स्क्रीनशॉट डालता है, यहाँ पे 30 करोड़ बन गए तो भी नहीं पता। राधा किशन दम्मानी सर सेम केतन पारेख के टाइम पे शॉर्ट किए हैं, हर्षद मेहता के टाइम पे शॉर्ट किए और बहुत मोटा पैसा बनाया। विजय सर एक एक्सेप्शन है यहाँ पर, बिकॉज वो ओपनली एडमिट करते हैं कि स्पेकुलेशन और इससे ट्रेडिंग से इनसे कभी पैसा नहीं बना, बट मौके उनको काफ़ी सारे मिले और उन्होंने इन्वेस्टिंग से बनाया। बट व्हाट अबाउट अदर्स? तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों को बताया कि जो सारी चीज़ें आपको कम्युनिकेट की जाती है, जिसके थोड़े बहुत अंश हमने पहले भी कुछ वीडियोस में डिस्कस किए हैं, वो शायद सच नहीं है। वो शायद आपको ट्विस्ट करके बताए जा रहे हैं, जो दिखता है वही बिकता है वैसे करके बताए जा रहे हैं। तो मॉरल क्या है? मॉरल ये है कि इन लोगों से हमको इंस्पिरेशन तो लेनी चाहिए, बिकॉज ये तो हम कभी डिनाई नहीं कर सकते। मैं खुद इनसे इंस्पायर्ड हुई। हाँ, स्टॉक मार्केट के ये मेन वो बंदे जिनको देख के इंसान स्टॉक मार्केट पे आता है, पोस्टर बॉयज़ है, तो हम इनको मना नहीं कर सकते। इनके जैसा बनना आज के समय पे बहुत बहुत मुश्किल है। 100x का ओवरनाइट लेवरेज उस समय पे मिलता था, आज के टाइम पे 2x का भी लेवरेज ओवरनाइट नहीं मिलता। ओवरनाइट छोड़ो, इंट्राडे पे आपको मैक्स कैश में 5x मिलता और कहीं कुछ नहीं मिलता है। इन लोगों के टाइम पे आप कैरी फॉरवर्ड एक छोटा सा अमाउंट देके महीनों महीनों कर सकते थे, आज आपको पूरा मार्जिन टॉपअप करना पड़ता है। इन लोगों के इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स के बाद आज के समय पे लास्ट 20 साल से आपको हार्डली 200x, याद रखिए मैं 5, 7, 6x की बात नहीं कर रहा हूँ, 200x वाले हार्डली आपको स्टॉक्स मिलते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आज के इस वीडियो से आपको कुछ डार्क साइड्स पता लगे होंगे द लास्ट स्टेट के। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, जैसे कि हमने कहा 15,000 लाइक्स का टारगेट करें। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।